हाय व्यूअर्स, कल हमने समझा था बोली। बोलियों का पूरा वर्ग समझ लिया था। बोली कहाँ से आई, खड़ी बोली या और कौन सी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये हमने कल समझी थी। आज हम समझेंगे संघ की राजभाषा कहाँ से आई, संघ की राजभाषा हिंदी कैसे राजभाषा बनी। तो सबसे पहले भारतीय संघ की राजभाषा। राजभाषा होती क्या है, क्या इसका अर्थ होता है, कैसे कैसे ये राजभाषा बनती है। सबसे पहले तो हम राजभाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। तो राजभाषा का अर्थ होता है किसी राज्य की आधिकारिक भाषा, जो उस देश या राज्य की सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है। जैसे किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भी भाषा में होता है, उस भाषा को उस देश की राजभाषा कहते हैं। पुराने समय में राजभाषा को दरबारी भाषा कहलाती, राजभाषा दरबारी भाषा कहलाती थी। अब क्यों कहलाती दरबारी भाषा? क्योंकि उस समय अब राजकाज के काम उस समय दरबारी भाषा में किए जाते थे। क्योंकि उस समय आपके जैसा तो होता नहीं था कि चुनाव हुए, फिर एक प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने। पहले तो राजा का बेटा राजा, या फिर उस पर कोई हमला कर देता था तो वो कब्जा कर लेता था। तो चूंकि दरबार लगा करते थे, दरबारी भाषा हुआ करती थी, इसलिए उस समय की भाषा को दरबारी भाषा और आज की भाषा को राजभाषा, दोनों में अंतर कुछ है नहीं। अब आते हैं राजभाषा के लाभ क्या क्या है। सबसे पहला लाभ तो ये है कि राज्य की जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। कैसे? अब मान लो आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो और आपसे काम तमिल में कराया जाता, सारे दस्तावेज तमिल में होते, सारे पाठ्यक्रम तमिल में होते, परंतु आपकी भाषा तो हिंदी है, बोली कुछ और है, हिंदी की बोली है, परंतु कार्य आपसे तमिल में कराया जा रहा है। तो आपको कैसा लगता? ऐसा लगता कि हम पे थोप आ जा रहा है। इसलिए राज्य में सरकार ने सोचा, या सत्य बात तो यह है, राज्य की जनता में राष्ट्रीयता का विकास करना है तो उसकी राजभाषा ही उसे दो। जिस भाषा में बोल रहा है, बात करती है जनता, अधिकतर जनता बात करती है, तो उस क्षेत्र की राजभाषा बना दो उसको। इसमें आप उसको राष्ट्रीयता की भावना, उसको ये भी रहेगा नहीं हम हिंदी भाषी हैं साहब। दूसरी बात से राजकाज करने में, राज के कार्य करने में सहजता होती है। कैसे राज के कार्य करने में सहजता होती है भैया? मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको उदाहरण दिया था कि तमिल का, कि आप जानते तो हिंदी हैं परंतु आपके सारे दस्तावेज तमिल में हैं। जो भी स्लोगन लिखाए जाते हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, या जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सारी की सारी योजनाएं अगर आपको तमिल में लिखाई देती, फिर कैसा लगता है आपको? समझ में नहीं आता लिखा क्या, बस चित्र बना दिखता कि हाँ चित्र है, सुंदर सा चित्र बना है, परंतु यह समझ में नहीं आता कि ये लिखा क्या है। तो आप जनता को ही समझाना भी होता कि ये राजकाज में कैसे काम होता है और क्या सहजता है इसकी। क्योंकि हम उसमें पढ़े होते हिंदी, काम तमिल में हो रहा होता, तो कोई काम कर पाता क्या? दस्तावेज जैसे कि जैसे रखे रहते, तो एक आम आदमी का भी नुकसान होता, सरकार का भी नुकसान होता। इसलिए राजकाज कार्य में सहजता के लिए राजभाषा का होना जरूरी था। परंतु राजभाषा ऐसी नहीं कि कहीं और की राजभाषा लाके अपन ने यहां कर दी, तो वो भी नहीं। राजभाषा यहीं की राजभाषा चाहिए थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बना दी यहाँ की। इस नंबर 3 है, इससे आम जनता को भी राज्य के कार्यों की समझ एवं जानकारी का प्रभाव होता है। राजभाषा में जब काम हो रहा होता है तो जनता भी ये जानती है कि नहीं क्या काम हो रहा है वहां। स्लोगन किसी और भाषा में लिख दिया, चित्र छाप दिया, तो अपन चित्र ही देखते रहते हैं, अपन को ये पता नहीं होता कि क्या काला पीला कर रहे हैं वो लोग। इसलिए सारे कार्य राजभाषा में ही किए जाते हैं कि जनता को समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे आजकल प्रधानमंत्री जी का जो उन्हें 20 लाख करोड़ दिए थे, 20 लाख करोड़ का जो पैसा बांटा जा रहा है, तो पता चले कोई तमिलनाडु का अधिकारी आए, तमिल में बोल के आपको चला जाए, पता भी नहीं चले कि किसको कितने मिले, तो घोटाला होने की पूर्ण संभावना है। लेकिन नहीं, आदमी
अब अधिकारी आते हैं, हिंदी में समझाते हैं, बताते हैं भैया तुमको इतने मिले, तुमको इतने मिले, तुमको इतने मिले, तो पता तो रहता है किसको कितने पैसे मिले। दूसरा सबसे बढ़िया उदाहरण है पंचायत। पंचायत में जो भी कार्य होते हैं वो हिंदी में किए जाते हैं। अब मान लो किसी और भाषा में होते, आपको भाषा आती ही नहीं है, फिर क्या करते हैं आप? आज तो आरटीआई के थ्रू अपन जानकारी मांग लेते हैं, आरटीआई लगा के कि भैया दो आपने क्या क्या कार्य किए हैं, तो उसको देनी पड़ती है, वो सारे हिंदी में देने पड़ते हैं। नंबर 4, इससे लाल फीताशाही पर लगाम लगती है, क्योंकि आम आदमी तक राजकाज के कार्यों की जानकारी होती है। लाल फीताशाही किसे कहते हैं? लाल फीताशाही असल में वही है जो लाल बत्तियों की गाड़ी में घूमा करते थे, या पीली बत्तियों या नीली बत्तियों की गाड़ियों में घुमा करते थे लोग। परंतु सरकार ने अब लाल फीताशाही खत्म कर दी। परंतु लाल फीताशाही तो खत्म कर दी, लेकिन आज भी लाल फीताशाही उनके दिलों में तो जिंदा है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण एक तहसीलदार। आप किसी गांव के निवासी हो या किसी क्षेत्र के निवासी हो, उस क्षेत्र का कोई तहसीलदार हो। अब तहसीलदार काम कर रहा है मराठी में, जनता बोलती है हिंदी, तो आपको क्या पता कि वो क्या आदेश कर रहा है या क्या वो कार्य कर रहा है। इसीलिए जिस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र की राजभाषा उसको बना दी गई। इसलिए उसको तहसीलदार उसी राजभाषा में काम करना होता है, और उससे जनता को यही पता रहता है कि ये कार्य क्या कर रहे हैं। तो ये तो गई राजभाषा और राजभाषा के लाभ। अब हम आते हैं भारतीय राजभाषा हिंदी कैसे बनी। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 243 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। इसके अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यह हमें कौन बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख में है। परंतु संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की अवधि तक वे सभी कार्य अंग्रेजी में किए जाएंगे जो पहले से ही अंग्रेजी में किए जा रहे थे। अब ये तो था नहीं कि एकदम से आपने राजभाषा बदल दी, सारे दस्तावेज एकदम से अंग्रेजी से हिंदी में कर दिए, समय तो लगता है। इसलिए उस समय संसद ने क्या किया कि ये कहा कि भैया 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी में कार्य कर लो, जो काम अंग्रेजी में ही किए जाते थे उस समय, क्योंकि हाल के हाल तो होता नहीं है। इसलिए संसद ने ये कह दिया, और 15 वर्ष के बाद वो सारे कार्य हिंदी में करने का विचार था। एवं भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त थे कि वह शासकीय कामकाज में भी उन सभी कार्यों के लिए राजभाषा का प्रयोग की कह सकते हैं जिनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। आज भी भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि जिन सब कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है या आंग्ल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उन सभी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करने की कह सकें राष्ट्रपति को, यह आज भी पावर है। परंतु अंग्रेजी हमारे समाज में इस तरह से घुल चुकी है कि उसको हटाना नामुमकिन सा हो गया आज के समय। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा और संसद की समिति के द्वारा 10 वर्ष के उपरांत कोई भी अपनी सिफारिश दे सकेंगे। अब आता है अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। ये तो हो गई जब दिल्ली की संघ की राजभाषा के, जब वहां क्या कैसे कार्य होगा, लेकिन प्रदेशों में भी तो कार्य करने हैं ना अपन को, तो वहां कैसे कार्य होंगे? तो इसका वर्णन अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 245 में राज्य की राजभाषाएं उस प्रादेशिक भाषा में होगी या हिंदी में होंगी, परंतु जब तक राज्य भाषा का निर्धारण नहीं हुआ तब तक अंग्रेजी में रहेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि राज्य की राजभाषाएं उस राज्य की प्रादेशिक भाषा में होगी। राज्य की राजभाषा, जैसे महाराष्ट्र में अधिकतर मराठी बोली जाती है तो वहां की राजभाषा मराठी है, या कन्नड़, तमिल, ओडिसी, असमिया, ये सब राजभाषा ही तो है वहां की। पंजाबी, क्यों? क्योंकि वहां एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उस क्षेत्र में वो लोग हिंदी अच्छे से नहीं समझते, लेकिन उस क्षेत्र में वो भाषा तो बोली जाती है ना।
या तो हिंदी होगी या उस क्षेत्र की राजभाषा होगी। परंतु जब तक राजभाषा का निर्धारण नहीं होता है तब तक सारे कार्य अंग्रेजी में किए जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज रहते थे उस समय, सारे कार्य अंग्रेजी में किए जाते थे। तो अंग्रेजी की पहुंच हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में थी, क्योंकि अफसर तो वहां अंग्रेजी हुआ करते थे और उन्हें अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान था, तो वो सारे कार्य उस समय भी अंग्रेजी में करते थे। इसलिए सरकार, संसद ने सोचा कि जब तक उस क्षेत्र की राजभाषा का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक हम वो कार्य अंग्रेजी में कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 346, इसमें लिखा है कि दो राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा वहां की राजभाषा होगी, या फिर संघ जो निर्धारित करे वह दोनों के बीच करार होने पर हिंदी का भी प्रचलन होगा। मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सीधा मतलब है कि दो राज्यों के बीच जो भी पत्राचार होता है, शिष्टाचार की भाषा जैसे कहते हैं, पत्राचार की भाषा वहां की राजभाषा होगी उनकी सहमति से, या फिर संघ जो भी निर्धारित करे कि भैया आप इसमें पत्राचार करेंगे तो वो हो जाएगी। फिर दोनों के बीच करार होने पर हिंदी का भी प्रचलन हो सकेगा। जैसे करार हो गया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कि आप हमें हिंदी में लेटर लिखो, पत्राचार करो हमारे साथ, हम भी आपके साथ हिंदी में करेंगे, तो हिंदी में हो सकता है ना। इसीलिए दो राज्यों के बीच की पत्राचार की या तो वहां की राजभाषा होगी या फिर हिंदी होगी। अब आ गया अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग को उसकी भाषा के संरक्षण प्रदान किया है। जैसे कई ट्राइबल्स हैं, कई आदिवासी क्षेत्र हैं, उनकी एक अपनी भाषा है, या कई ऐसे समुदाय हैं कि वो अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं, तो उन पर आप अपनी राजभाषा थोपी नहीं जा सकती। आपके कामकाज की भाषा है, कामकाज करो, क्योंकि जब उस राज्य में वो रह रहे हैं तो आपकी कामकाज की भाषा तो वैसे भी वो जानते हैं, परंतु उन्हें ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपनी भाषा छोड़ दो। यह उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। अगर ये ना होता तो अधिकारी तो उनका जीना आराम कर देते। इसीलिए किसी राज्य की जनसंख्या के किसी वर्ग को उसकी भाषा के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कल हम इसी का आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो संविधान में भाषा के लिए उपबंध किए गए हैं वो अभी थोड़े से ही पढ़े हमने आज के। कल के लेक्चर में उसको आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम आपका हिंदी का पूरा तैयार करवाएंगे, जीएस तैयार करवाएंगे, साइंस तैयार करवाएंगे, आपकी मैथ, रीजनिंग सब चीज तैयार करवाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा एवं बेल आइकन दबाएं। शुभ रात्रि, जय हिंद।